आपने पीछे पढ़ा संघीय शासन व्यवस्था, और संघीय शासन व्यवस्था में हमने बताया था आपको कि सरकारें 2 या 2 से अधिक स्तरों की होती है, 2 या 2 से अधिक स्तरों की होती है। आपने पीछे के कालांश में पढ़ा है। हमने अपने देश के बारे में भी बताया था कि आपके अपने देश में 2 स्तर की सरकारें हैं, केंद्र सरकार और राज्य सरकारें। 2 स्तरों की शासन व्यवस्था से भी जो आपके बढ़िया शासन नहीं चल सकता। ये जरूरी नहीं है कि 2 स्तर की सरकारें जो है आपकी एक बढ़िया शासन स्थापित कर सकती है, बढ़िया शासन चला सकती है। कई बार जो है आपके राज्य की जनसंख्या है देश की, या देश का क्षेत्रफल है, देश की विविधताएं हैं, इनको ध्यान में रखते हुए सत्ता का 2 स्तरों से आगे भी विकेंद्रीकरण करने की आवश्यकता होती है, यानी तीसरे स्तर तक जो है विकेंद्रीकरण करने की आवश्यकता होती है। अगर भारत की बात करें तो भारत के कई प्रांत यूरोप के स्वतंत्र देशों से भी जनसंख्या में बड़े हैं। अगर भारत के उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश जनसंख्या में रूस से भी बड़ा है। इसी प्रकार महाराष्ट्र जो है आपके जर्मनी के बराबर है। तो इस प्रकार भारत के जो राज्य हैं वो जो है आपके जनसंख्या में यूरोप के स्वतंत्र देशों के बराबर है। यूरोप के स्वतंत्र देशों में भी सत्ता का विकेंद्रीकरण अपनाया गया है, लेकिन भारत में भी सत्ता का विकेंद्रीकरण है, लेकिन 2 स्तरों पर है। अब भारत की और यूरोप के स्वतंत्र राज्यों की बात करें तो वहाँ पर जो विविधताएं हैं वो भारत की तुलना में कम है। भारत में क्षेत्रीय विविधताएं हैं, धरातलीय विविधताएं हैं, भाषा की विविधताएं हैं, बड़े स्तर पर है। और जो है आपकी ये विविधताएं जो है आपके प्रांतीय स्तर पर है और भी बड़ी मात्रा में है। यहाँ पर प्रांतों में भी जो आपके अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग बोलियाँ बोली जाती है, अलग अलग जो आपके बोलियों के साथ साथ में उनका रहन सहन खान पान ये अलग अलग है। तो ऐसे में ज़रूरी हो जाता है कि जो आपके स्थानीय समस्याओं का समाधान करने के लिए स्थानीय सरकार हो। स्थानीय समस्याओं का समाधान करने के लिए कौन सी सरकार होनी चाहिए? स्थानीय सरकार होनी चाहिए, ये जरूरी हो जाता है। और इसके लिए तीसरे स्तर पर स्थानीय शासन की आवश्यकता हो जाती है। तो भारत में देखो आपके इसी बात को ध्यान में रखते हुए सत्ता का विकेंद्रीकरण किया गया है, सत्ता का विकेंद्रीकरण किया गया है। और विकेंद्रीकरण के पीछे तर्क भी यही था कि स्थानीय समस्याओं का समाधान स्थानीय लोग ही कर सकते हैं, क्योंकि स्थानीय क्षेत्र के लोग जो आपके अपनी समस्याओं के बारे में जानते हैं और उनका उचित समाधान क्या होगा इस बात के बारे में भी वो ज़्यादा परिचित होते हैं। इसलिए सत्ता में स्थानीय लोगों की भागीदारी बढ़ाने और स्थानीय समस्याओं का समाधान करने में स्थानीय लोगों की भागीदारी बढ़ाने के लिए सत्ता के विकेंद्रीकरण के विचार को अपनाया गया। और इसी के आधार पर जो है भारत में तीसरे स्तर की स्थापना की गई। तो शासन के तीसरे स्तर को क्या कहा जाता है? स्थानीय सरकार कहा जाता है। तो स्थानीय सरकार किसे कहते हैं? अपने सरकार। भारत में तीसरे स्तर की सरकार अपनाई गई है, तो सत्ता के तीसरे स्तर को स्थानीय सरकार कहते हैं। तो तीसरे स्तर की सरकार अपने यहाँ पर अपनाई गई है, जिसे हम स्थानीय सरकार कहते हैं। अब बात आती है कि विकेंद्रीकरण किसे कहते हैं? तो देखो आपके सत्ता का विकेंद्रीकरण, सत्ता का विकेंद्रीकरण, देखो आपके जब शक्तियां, जब केंद्र और राज्य सरकार से शक्तियां लेकर स्थानीय सरकारों को दी जाती है, तो इसे सत्ता का विकेंद्रीकरण कहते हैं। विकेंद्रीकरण कहते हैं।
जब केंद्र और राज्य सरकारों से शक्तियां लेकर के स्थानीय सरकारों को दी जाती है तो इसे सत्ता का विकेंद्रीकरण कहते हैं। और यही विकेंद्रीकरण की व्यवस्था जो है आपकी भारत में भी अपनाई गई है। विकेंद्रीकरण के पीछे बुनियादी सोच ये है कि अनेक मुद्दों की और अनेक समस्याओं का समाधान, जो मैंने अभी बताया था, कि स्थानीय लोग आसानी से कर सकते हैं। और स्थानीय लोग चूंकि वहाँ की समस्याओं के बारे में जानते हैं, इसलिए बढ़िया ढंग से वो क्या कर सकते हैं, उन मुद्दों को हल कर सकते हैं, सुलझा सकते हैं। तो इसीलिए जो है आपके उन लोगों को सत्ता में भागीदार बना करके उन समस्याओं का समाधान करने के लिए, उनको भागीदार बनाने के लिए सत्ता का विकेंद्रीकरण किया गया। दूसरी बात, दूसरी सोच ये भी थी कि सत्ता में भागीदारी बढ़ाने के लिए जनता की सहभागिता जरूरी है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता की सहभागिता जरूरी है। तो वास्तविक लोकतंत्र की स्थापना के लिए जरूरी है कि जनता लोकतंत्र में भागीदार बने। और लोकतंत्र में भागीदार बनाने के लिए जरूरी है कि जनता को क्या किया जाए, लोकतंत्र में जो आपके अवसर उपलब्ध कराए जाए। तो आपकी स्थानीय शासन व्यवस्था एक ये अवसर भी उपलब्ध कराती है, जनता को भागीदारी बढ़ाती है। तो स्थानीय स्तर पर जो है आपके जनता की भागीदारी बढ़ाने का भी कार्य जो है स्थानीय शासन व्यवस्थाएं करती है। इसके अलावा देखो आपके एक बात ये भी है कि जब स्थानीय सरकारों की स्थापना स्वशासन के लोकतांत्रिक सिद्धांत को वास्तविक बनाने का भी सबसे अच्छा तरीका है। स्वशासन यानी स्वयं का शासन। महात्मा गांधी ने भी कहा था कि गांवों में स्वशासन की स्थापना होनी चाहिए। स्वशासन का मतलब हो गया कि स्वयं के शासन की स्थापना होनी चाहिए। तो स्वशासन की स्थापना के लिए भी क्या है, आपके स्थानीय शासन जरूरी है। विकेंद्रीकरण भी जो है आपके की जरूरत जो है हमारे संविधान में भी स्वीकार की गई है। संविधान निर्माताओं ने संविधान में भी ये स्वीकार किया गया है कि सत्ता का विकेंद्रीकरण होना चाहिए। तो विकेंद्रीकरण की जो जरूरत है वो संविधान में भी जो आपके महसूस की गई है, इसलिए भी जो है सत्ता का विकेंद्रीकरण जरूरी था। इसके और इसी के तहत जो ये कोशिश की गई कि सत्ता का विकेंद्रीकरण किया जाना चाहिए। सभी राज्यों में देखो आपके गांव स्तर पर जो है आपके पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना की गई है। शहरी स्तरों में जो आपके नगर पालिकाओं की स्थापना की गई है। किसके लिए, स्थानीय शासन के रूप में, ताकि इन संस्थाओं में जो है आपके क्या किया जाए, लोगों को भागीदार बनाया जाए। इनके पास न तो जो देखे पहले न तो इनके पास में शक्तियां थी और न इनके पास में अधिकार थे। हालांकि स्थानीय तौर पर देखा जाए तो नगरपालिका जो आपके स्थानीय शासन है, स्थानीय शासन की शुरुआत जो आपके स्थानीय शासन की शुरुआत देखें आपके, तो शुरुआत आपके 1959 में तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने नागौर में पंचायती राज की स्थापना करके की थी। वहां पर उन्होंने पंचायती राज का उद्घाटन करके पंचायती राज की स्थापना की थी 1959 में। तो अपने स्थानीय शासन की शुरुआत 1959 से मान सकते हैं, लेकिन ये सभी राज्यों में नहीं अपनाया गया। दूसरी बात, जिन राज्यों में इनको अपनाया गया वहां पर इनके नियमित चुनाव नहीं होते थे, न जो है आपके इनके पास में शक्तियां थी और न ही जो है आपके इनके पास में वित्तीय स्रोत थे। तो इन सब कारणों से जो है आपकी ये सफल नहीं हो पाई। इसलिए जरूरी हो गया कि इनको क्या किया जाए, संवैधानिक दर्जा दिया जाए। तो वास्तविक विकेंद्रीकरण के लिए की दिशा में, वास्तविक विकेंद्रीकरण की दिशा में जो है आपके कदम उठाते हुए 1992 में जो है क्या किया गया, आपके इन संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया। तो वास्तविक विकेंद्रीकरण की दिशा में प्रयास कब हुए, 1992 में। 1992 में 2 संविधान संशोधन रखे। हमारी जो केंद्र सरकार है उस केंद्र सरकार ने 2 संविधान संशोधन रखे 1992 में। पहला 73वां संविधान संशोधन, दूसरा 1992 में 74वां संविधान संशोधन। ये भी 1992 में रखा गया था संविधान संशोधन प्रस्ताव। ये भी 1992 में जो है हमारे संसद द्वारा इसको पारित कर दिया गया। 1992 में जो है राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर कर दिए, 1993 में इसको लागू कर दिया गया।
अप्रैल 1993 से ये लागू हो गया। इसके तहत जो आपकी क्या किया गया, सतह के तीसरे स्तर की स्थापना हुई स्थानीय सरकार की स्थापना हुई। और ये स्थानीय सरकार क्या करता है, संवैधानिक ढांचा प्रदान करता है, संवैधानिक अधिकार देता है, रूप देता है, इसको संवैधानिक रूप देता है, संवैधानिक अधिकार देता है। इससे पहले इन संस्थाओं के पास में संवैधानिक अधिकार नहीं थे। तो इस तीसरे स्तर को जो है आपके प्रभावी बनाने के लिए इसको संवैधानिक दर्जा दिया गया। संविधान में संवैधानिक दर्जे का मतलब संविधान में स्थान देना, संविधान में दर्जा देना। इन संस्थाओं के लिए जो है संविधान में शक्तियां भी दी गई, इनके बारे में अनेक व्यवस्थाएं की गई है, जिनके बारे में अब आप जानकारी करेंगे। तो यहाँ पर आपकी बात आती है कि तीसरे स्तर को ज्यादा प्रभावशाली बनाने के लिए क्या प्रयास किए गए। यानी स्थानीय शासन को, स्थानीय सरकार को प्रभावशाली बनाने के लिए क्या प्रावधान किए गए। तो इसके लिए प्रावधान है, स्थानीय सरकार को प्रभावशाली बनाने के लिए क्या प्रावधान किए गए हैं। तो देखो, स्थानीय सरकार को प्रभावशाली बनाने के लिए किए गए प्रावधान, प्रभावशाली बनाने के लिए किए गए प्रावधान, किए गए प्रावधान, तो ये उत्तर हो जाएगा। पहला प्रावधान क्या है, नियमित चुनाव। पहला प्रावधान क्या है, नियमित चुनाव। अभी आपको बताया था कि 1959 में जो है इनका पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो है तीसरे स्तर की स्थापना कर दी, उद्घाटन कर दिया, शुरुआत कर दी। लेकिन स्थानीय सरकारें जो है आपके इनको अधिकार भी नहीं दिया। और जब ग्राम पंचायतों का कार्यकाल पूरा हो गया तो समय पर चुनाव नहीं करवाए। कई बार इन संस्थाओं को समय से पहले ही भंग कर दिया गया। तो इन सब बातों के कारण 1992 के जो संविधान संशोधन था उसमें यह प्रावधान किया गया है कि इन संस्थाओं के चुनाव नियमित होने चाहिए, एक निश्चित समय बाद में होना चाहिए। और निश्चित समय के लिए इनका समय कितना रखा गया, कार्यकाल कितना रखा गया, कार्यकाल जो है इनका कितना रखा गया, 5 वर्ष, कि 5 वर्ष होते ही इन संस्थाओं के चुनाव हो जाने चाहिए। साथ में ये व्यवस्था की गई कि अगर किसी कारण से किसी ग्राम पंचायत को या पंचायत समिति को, जिला परिषद को भंग कर दिया जाता है तो 6 महीने के अंदर उनके चुनाव होने चाहिए। तो अब इनके जो कार्यकाल है वो निश्चित हो गया, 5 वर्ष तक काम करेगी, 5 वर्ष होते ही जो है इनके चुनाव हो जाते हैं। अगर किसी संस्था को किसी कारण से पहले भंग कर दिया गया तो 6 महीने के अंदर उसके चुनाव करवाना अनिवार्य कर दिया गया। दूसरी बात, आरक्षण किया गया आपके किसके लिए, अनुसूचित जाति व जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए स्थान आरक्षित किए गए। अनुसूचित जाति, जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए स्थान आरक्षित किए गए। यानी किसी ग्राम पंचायत क्षेत्र में जिस जाति का जितना अनुपात है उसी के आधार पर उनके क्या किए गए, स्थान आरक्षित किए गए हैं। अगर किसी ग्राम पंचायत में अनुसूचित जाति का जो है आपके 12% निवास करती है तो 12% स्थान आरक्षित हो गए। अगर जो आपकी 1/4 है तो 1/4 स्थान आरक्षित हो जाते हैं। तो जनसंख्या के अनुपात में क्या किए गए हैं, इनके स्थानों का आरक्षण किया गया है। तीसरा प्रावधान ये है कि महिलाओं के लिए भी आरक्षण है। महिलाओं के लिए 1/3 स्थान ग्राम पंचायत के जितने भी सीटें हैं
उन पर महिलाओं के लिए 1/3 स्थान आरक्षित किया गया है। और ये स्थान जो आपके अनुसूचित जाति जनजातियों में के आरक्षण में है। अगर महिला अनुसूचित जनजाति की है तो उनका जो है आपके अनुसूचित जनजाति में जो है उनका 1/3 है। तो इस प्रकार महिलाओं को क्या किया गया है, 1/3 स्थान जो है आपके सुरक्षित किया गया। कहने का मतलब यह है कि 100 में से 33% महिलाएं होगी। 100 में से 33% जो आपके क्या होगी, महिलाओं के लिए स्थान आरक्षित होंगे। तो इस प्रकार इन संस्थाओं में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए भी जो है इनको क्या किया गया, आपके स्थान दिया गया है, स्थान दिया गया है। इसके साथ में ही इन संस्थाओं के नियमित चुनाव कराने के लिए कोई निर्वाचन करवाने वाली संस्था होनी चाहिए। इसलिए इन संस्थाओं के लिए प्रत्येक राज्य में एक राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया गया है। तो चौथा जो प्रावधान है वो आपके राज्य निर्वाचन आयोग का है, राज्य निर्वाचन आयोग। राज्य निर्वाचन आयोग का है। राज्य निर्वाचन आयोग इन स्थानीय जो निकाय हैं इनके चुनाव करवाएगा। इनके जो क्षेत्रों का सीमांकन करवाना है, मतदाता सूचियां तैयार करवाना है, तो मतदाता सूचियां तैयार करवाने से लेकर के जो है इन संस्थाओं में परिणामों की घोषणा तक का कार्य जो है राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा करवाया जाता है। ये राज्य निर्वाचन आयोग आपके स्थानीय ग्राम जो संस्थाएं हैं, आपके पंचायती राज संस्थाएं जिनमें ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद तथा नगरीय संस्थाओं में आपकी नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम, इनके सबके चुनाव कराने का कार्य जो आपकी किसका होता है, राज्य निर्वाचन आयोग का होता है। तो राज्य निर्वाचन आयोग का जो है यहाँ आपके प्रत्येक राज्य में गठन किया गया है और ये एक स्वतंत्र निकाय के रूप में स्वतंत्र संस्था है। तो स्वतंत्र रूप से इनका निर्वाचन कराने के लिए जो आपकी स्वतंत्र होती है, ये व्यवस्था जो आपके संविधान में की गई है। इसके अलावा देखो आपके इनके राजस्व जो अधिकार है, वित्तीय व्यवस्था है, वो भी किया गया है आपके, है ना, इनको वित्तीय अधिकार भी दिए गए हैं। इनके लिए कुछ वित्तीय जो स्रोत है उनकी भी स्थापना की गई है, जिनका उल्लेख जो है आपके संविधान में किया गया है कि कौन कौन से जो है स्रोत इनके वित्तीय स्रोत होंगे। साथ साथ में जो है इनको अपने राज्य सरकारों द्वारा भी जो आपके वित्तीय स्रोत उपलब्ध कराए जाएंगे। और इनके लिए व्यवस्था की गई है कि राज्यपाल जो है आपके प्रति 5 वर्ष में वित्त आयोग का गठन कर सकता है। प्रत्येक 5 वर्ष बाद में वित्त आयोग का गठन कर सकता है। और वित्त आयोग का कार्य क्या होगा, इन संस्थाओं की वित्तीय जो स्थिति है उसकी समीक्षा करना और सरकार को सुझाव देना, ये कार्य करेगा। तो इस प्रकार जो आपके ग्राम स्थानीय स्तर तक जो आपके इन संस्थाओं को अधिकार देने के प्रावधान हमारे संविधान में किए गए हैं। ये आपके 5 प्रावधान यहाँ पर दिए गए हैं आपके। अब बात आती है कि स्थानीय स्तर पर अगर पंचायती राज संस्थाओं को देखा जाए, स्थानीय स्तर पर पंचायती राज संस्थाओं को देखा जाए तो पंचायती राज संस्थाओं के 3 स्तर है जो मैंने बताया था आपकी। पंचायती राज संस्थाओं की कितने स्तर है, 3 स्तर है। पहला स्तर आपकी है ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत को क्या किया जाता है, एक ग्राम पंचायत या 1-2 गांवों को मिला करके, है ना, और फिर जो आपकी ग्राम पंचायत निर्धारित की जाती है। 1 या 2 गांवों को मिला करके जो है आपकी जनसंख्या के आधार पर देखा जाता है कि जो आपके 2 गांव भी हो सकते हैं, 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, 2 से कम भी हो सकते हैं। एक गाँव में अगर ग्राम पंचायत जितनी जनसंख्या है तो एक गाँव को भी जो आपकी ग्राम पंचायत बनाया जा सकता है। तो उसके क्षेत्र का जो आपकी सीमांकन कर दिया जाता है और सीमांकन करने का कार्य मैंने अभी बताया था निर्वाचन आयोग करता है। सीमांकन करके उसको वार्डों में बांट देता है। इसमें बांट दिया जाता है, वार्ड में बांट जाता है। एक ग्राम पंचायत में अगर 3000 जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करती है तो जो आपके वहां पर 9 वार्ड होते हैं, तो कम से कम आपके 9 वार्ड हो गए। कितने वार्ड हो गए, 9 वार्ड हो गए। तो 9 वार्ड हो गए कम से कम। फिर जनसंख्या जैसे जैसे बढ़ती जाती है, मतदाताओं की संख्या, वैसे वैसे वार्ड भी बढ़ा दिए जाते हैं। इस जो वार्ड से, प्रत्येक वार्ड से जो आपकी एक मेंबर का निर्वाचन किया जाता है उसे पंच कहते हैं। क्या कहते हैं, पंच कहते हैं। तो ग्राम पंचायत का सदस्य एक तो पंच होता है
और एक जो है आपके सरपंच होता है। पंच और सरपंच का चुनाव, पंच का चुनाव तो प्रत्येक वार्ड के सदस्य करते हैं अपने में से, और सरपंच का चुनाव संपूर्ण ग्राम पंचायत के मतदाता करते हैं। यही जो आपके ग्राम पंचायत के राजनीतिक प्रशासक होते हैं, यही जो आपके ग्राम पंचायत का शासन संचालित करते हैं। सरपंच जो आपके गांव का मुखिया होता है, ग्राम पंचायत का प्रमुख होता है, ग्राम पंचायत का प्रधान होता है। ग्राम पंचायत में जितनी भी बैठकें होती हैं उनकी अध्यक्षता सरपंच द्वारा की जाती है। इसके बाद में देखो आपके इसी प्रकार आपके पंचायत समिति होती है, पंचायत समिति होती है जो खंड स्तर पर होती है। कहाँ पर होती है? खंड स्तर पर, यानी मध्य स्तर भी कहते हैं, खंड स्तर पर होती है। और खंड स्तर पर होती है आपके प्रत्येक खंड स्तर पर। मंडल भी कहते हैं इसे, पंचायत समिति भी कहते हैं, मंडल भी कहते हैं, है ना। और पंचायत समिति में भी जो आपके ग्राम पंचायतों को मिलाकर के पंचायत समिति का गठन किया जाता है, और ग्राम पंचायतों को मिलाकर के पंचायत समिति का गठन किया जाता है। जैसे अपने सांबर पंचायत समिति है, तो यहाँ से जो आपके इस क्षेत्र के जो मतदाता है वो पंचायत समिति के सदस्यों का निर्वाचन करते हैं। पंचायत समिति को भी ग्राम पंचायत की तरह वार्डों में बांट दिया जाता है, और प्रत्येक वार्ड के जो मतदाता होते हैं एक मेंबर को चुनते हैं। ये मेंबर अपने में से एक को प्रधान चुनते हैं। तो पंचायत समिति का जो मुखिया होता है वो प्रधान होता है। कौन होता है? प्रधान होता है। फिर जिला स्तर पर, जिला स्तर पर देखो आपकी जिला परिषद होती है। जिले को भी क्या किया जाता है? वार्डों में बांट दिया जाता है, और प्रत्येक वार्ड से जो है आपके एक मेंबर चुना जाता है, जिसे पार्षद कहते हैं। वार्ड मेंबर को क्या कहते हैं? वार्ड मेंबर, पार्षद कहते हैं। और ये पार्षद मिलकर के अपना मुखिया चुनते हैं, जो जिला का मुखिया होता है, जिला का मुखिया, राजनीतिक मुखिया, और इसको जो है आपके अध्यक्ष भी बोलते हैं। ये जिला प्रमुख होता है, जिला प्रमुख होता है। तो इस प्रकार जो आपके पंचायती राज के तहत त्रिस्तरीय व्यवस्था की गई है। प्रारंभिक स्तर पर ग्राम पंचायत, खंड स्तर पर पंचायत समिति, और जिला स्तर पर जिला परिषद। इसी प्रकार जो आपके नगरीय शासन व्यवस्था में भी 3 स्तर है, और वही व्यवस्था आपके नगरों में है। नगरीय शासन व्यवस्था में आपके देखो आपके नगरीय शासन व्यवस्था में पहले आपके नगर पालिका आती है। छोटे नगरों में नगर पालिका है, छोटे नगरों में नगर पालिका है। नगर पालिका को भी वार्डों में बांटा जाता है। प्रत्येक वार्ड से मेंबर चुने जाते हैं। ये मेंबर अपने में से एक को अध्यक्ष चुनते हैं, वो नगर पालिका का अध्यक्ष होता है। नगर पालिका के बाद में आपके मध्यम जो दर्जे के नगर है वहां पर होती है आपकी नगर परिषद। इसके अध्यक्ष को भी जो है आपके नगर पालिका के समान ही जो है नगर परिषद के सदस्यों का भी चुनाव होता है। नगर परिषद को भी जो आपकी क्या कर जाता है? वार्डों में बांट जाता है। प्रत्येक वार्ड का जो आपके मतदाता होते हैं, प्रत्येक वार्ड के वो अपने में से एक को जो है आपके सदस्य चुनते हैं। वो भी जो है आपके वार्ड मेंबर कहलाते हैं नगर परिषद के। वो वार्ड मेंबर अपने में से फिर क्या करते हैं? एक व्यक्ति को मुखिया चुनते हैं, वो नगर परिषद का अध्यक्ष कहलाता है। तो इस प्रकार इनका चुनाव होता है। ये जो है आपके राजनीतिक प्रशासन है। ये नगर पालिका के सदस्य जो होते हैं आपके, वो अध्यक्ष और वार्ड मेंबर वो नगर पालिका में जो आपके प्रशासन का कार्य करते हैं। नगर परिषद के सदस्य हैं जो मध्यम नगरों में जो आपकी नगर परिषद होती है, वो सदस्य क्या करते हैं? आपके नगर परिषद के क्षेत्र में जो आपके प्रशासन का कार्य करते हैं। सफाई व्यवस्था करवाना है, रोड लाइटों का निर्माण, जो आपके लाइटें लगवाना है, सड़क का निर्माण करवाना है, इस प्रकार के जो स्थानीय कार्य होते हैं वो सारे इनके कार्य द्वारा किए जाते हैं। बड़े नगर है, जो महानगर है आपके, जैसे जयपुर है, वहां पर नगर निगम होती है। नगर निगम को भी इनकी समान ही वार्डों में बांट जाता है। प्रत्येक वार्ड से
मेंबर एक एक मेंबर चुना जाता है और वो मेंबर अपने में से मिलकर के अध्यक्ष का चुनाव करता है। तो नगर निगम का जो अध्यक्ष होता है उसको अध्यक्ष भी कहते हैं, उसको मेयर भी कहते हैं और उसको महापौर भी कहते हैं, है ना। इन सभी नामों से जो आपके नगर निगम के अध्यक्ष को जाना जाता है। इनका काम भी जो है आपकी स्थानीय समस्याओं का समाधान करना होता है। तो ये व्यवस्था जो है आपके भारत में की गई है और इसी व्यवस्था के तहत जो देखो आपके तीसरा स्तर अपनाया गया है, शासन का विकेंद्रीकरण किया गया है। अब बात आती है कि अपने यहाँ पर जो है पंचायती राज संस्थाएं जो है उन संस्थाओं में शासन का जो गठन है वो उचित तरीके से किया गया है। ये संस्थाएं अपना जो कार्य है वो भी अच्छे ढंग से कर रही है, हाँ। लेकिन स्थानीय जो संस्थाएं हैं उनमें जो कार्य करने के तरीके हैं, कार्य का निर्वाचन की पद्धति है और निर्वाचन के तरीके हैं वो लोकतांत्रिक है और लोकतांत्रिक तरीकों से ही जो है सारे कार्य होते हैं। लेकिन अगर पंचायती राज संस्थाओं में देखें तो कुछ कमियां भी है, कुछ समस्याएं भी आई है। समस्याएं क्या आई है? समस्याएं ये है कि जैसे नगर पालिका आपके ग्राम पंचायत है तो पंचायतों के चुनाव तो नियमित हो रहे हैं, लेकिन इन चुनावों में लोगों के उत्साह की बात करें तो वो भी जोर शोर से उत्साह से भाग लेते हैं। चाहे नगर पालिका हो, नगर परिषद हो, आपके नगर निगम हो, आपकी ग्राम पंचायत हो, पंचायत समिति हो, इनमें सब में जो है आपके क्या करते हैं, उत्साह से लोग भाग लेते हैं। ये बात भी देखने को आई है। लेकिन ग्राम पंचायत की बात करें तो ग्राम पंचायत की जो बैठकें होती है नियमित होती है। किसकी? ग्राम पंचायत की। फिर समस्या क्या है? समस्या ये है कि ग्राम सभा की बैठकें नियमित नहीं होती। जबकि जरूरी है कि ग्राम स्तर की समस्याओं का समाधान करने और ग्रामीण जनता को राजनीति में भागीदार बनाने, लोकतंत्र में भागीदार बनाने के लिए ग्राम सभा की बैठकें जो है नियमित होना जरूरी है। वर्ष में 3-4 बार जो है बैठकें होती है, लेकिन इनकी केवल खानापूर्ति होती है, वास्तव में ये बैठकें नहीं होती है। तो ये सबसे बड़ी समस्या है। अब यहाँ पर बात आई कि ग्राम सभा की बैठकें, तो ग्राम सभा क्या है? तो ग्राम सभा क्या है? देखो, सभा है, ग्राम सभा ग्राम पंचायत के सभी वयस्क मतदाताओं से मिलकर के बनती है और एक ग्राम पंचायत के सभी वयस्क मतदाता ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। ये लोग ग्राम की जो समस्याएं होती है उनमें भागीदार बनते हैं, बैठक में उन पर विचार विमर्श करते हैं और ग्राम पंचायत के जो बजट होता है उसको पारित करने का कार्य ग्राम सभा का होता है। लेकिन अभी तक जो है अपने जो ग्रामीण क्षेत्र है उनमें की जो जनता है या मतदाता है या जिनको कहें कि ग्राम सभा के सदस्य हैं, वो ग्राम सभा की बैठकों में भाग नहीं ले पाते हैं। एक आदर्श लोकतांत्रिक स्थानीय व्यवस्था स्थापित करने के लिए जरूरी है कि ग्राम सभा की बैठकों में ग्राम सभा के सदस्य नियमित रूप से भागीदार बने। जब जब बैठकें हो उनमें भागीदार बने, भागीदार बनने के साथ साथ में ग्राम स्तर की जो समस्याएं हैं उन पर विचार विमर्श करें, उन समस्याओं का समाधान करने के लिए जो आपके सुझाव दें और ग्राम पंचायत के बजट है उस पर चर्चा करें, उसको पारित करें। तो एक लोकतांत्रिक व्यवस्था, वास्तविक लोकतांत्रिक एक लोकतंत्र का आदर्श जो है वो प्राप्त करने के लिए ग्राम सभा की बैठकें होना जरूरी है। पहली समस्या तो ये थी। दूसरी समस्या ये है ग्राम पंचायतों की अभी तक कि अधिकांश जो राज्य सरकारें हैं उन्होंने तीसरे स्तर को शक्तियां प्रदान नहीं की है, जबकि हमारे संविधान में संविधान संशोधन किए गए तब ये जो है राज्य सरकारों से आशा की गई थी कि राज्य सरकारें अपनी कुछ शक्तियां तीसरे स्तर को प्रदान करेगी ताकि तीसरे स्तर की सरकारें जो है अपने स्थानीय समस्याओं का समाधान कर सके। लेकिन तीसरे स्तर को अभी तक कई राज्यों में जो है आपके जो आवश्यक शक्तियां हैं वो प्रदान नहीं की गई है। कुछ राज्यों में तो जो आपके जो ग्राम पंचायतें हैं या तीसरे स्तर की शासन व्यवस्था हैं उनके सामने वित्तीय समस्याएं भी है। तो ये दो समस्याएं
आपके ग्राम सभा की नियमित बैठकें और राज्यों द्वारा इन स्थानीय संस्थाओं को अधिकार प्रदान कर देना, ये 2 समस्याएं जो है इनकी समाप्त हो जाएगी तो भारत में वास्तविक लोकतंत्र की स्थापना होगी।